तो अमित शाह साहब क्यों इतने डरे हुए हैं? क्यों उनके माथे का पसीना सूख नहीं रहा है कि वो संसद में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं? वो धीरे धीरे उस अकाउंटेबिलिटी का स्पेस बन रहा है। अब आप सदन में खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आप टीवी पर कुछ भी नैरेटिव नहीं चला सकते हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो मुझे लगती है, जेनजी अपनी प्राइवेसी और अपने राइट्स को लेकर बहुत सिंसियर है। बात समझनी पड़ेगी कि वो जनरेशन जिसको ये नहीं पता था कि नेता से सवाल किया जा सकता है, वो जनरेशन अब बैकफुट पर है। नई जनरेशन तैयार है। देखिए कितने आपने विजुअल्स देखे होंगे कि स्टूडेंट पिटने के बाद भी खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका एक्सट्रीम यही है। आप जान से नहीं मार सकते प्रोटेस्टर्स को, आप लाठी चला सकते हैं, आप आंसू गैस के गोले छोड़ सकते हैं, पर अगर वो तब भी नहीं हटे तब आपको स्टेप बैक लेना पड़ा ना। 20 तारीख को तो मोदी जी बैक नहीं हो गए थे। इसमें मुझे लग रहा था कि पहली बार एक पूरी नस्ल पर ये बात उनको समझ में आ गई है कि अब इस देश में कोई भविष्य बाकी नहीं है, चाहे पढ़ाई से लेकर नौकरी तक। अगर कोई 25 साल की स्टेज पे भी खड़ा है और उसकी सरकार उससे कह रही है कि मैं 2047 का विजन आपको दे रहा हूं, तो यानी आप 45 साल का जब वो व्यक्ति हो जाएगा तब उसको एक परिपक्व देश देंगे। आप पहले दिन आए थे, मोदी जी ने 60 दिन मांगे थे, उसके बाद 6 महीने मांगे थे, फिर 5 साल मांगे थे, अब वो पूरे 25 साल मांग रहे हैं। हम कितना समय एक व्यक्ति को दे सकते हैं? मोदी जी का कमिट किया हुआ एक भी काम फुलफिल नहीं हुआ। मुझे लगता है विकास सिर्फ एक तरह का बहाना था। एक होता है ना कि आप किसी को मारना चाहते हैं लेकिन उसको प्यार से पास बुलाते हैं, तो जो पूरा इनका ऑब्जेक्टिव है वो है विचारधारा का। तो लोगों को अब समस्या क्यों हो रही है? हाँ, ये अच्छी बात है। अगर 12 साल से आप इसी नाम पर वोट दे रहे थे, आप यहाँ वहां की मौत का डर दिखा के अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बेच रहे हैं, अपनी विचारधारा बेच रहे हैं। और अगर आप सच में हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं तो मुझे बताइए ना कि मंदिर निर्माण से कितने लोगों को रोजगार मिला चुके हैं। अब तो एक नई क्रीमी लेयर तैयार हो चुकी है। अमीर लोग, आईएएस के बेटे को भी रिजर्वेशन मिल रहा है और इस पर बहुत सारे लोग खामोश हो जाते हैं, कन्विंस्ड हो जाते हैं। आपका क्या आर्ग्यूमेंट है? डेटा बताता है जो एससी के खिलाफ अपराध 2021 से 2022 के बीच 13% थे, वो बढ़कर हो गए 57,582, यानी वो बढ़ गए हैं 13% सिर्फ 3 सालों में। कम तो नहीं हुए। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध 2022 में 14.3% थे और 2023 में 28.8% थे। एनसीआरबी का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, किसी और का डेटा नहीं है, सरकारी एजेंसी ऑडिट कर रही है। यूनिवर्सिटीज के भीतर 5 साल में जो जातिगत भेदभाव की शिकायतें हैं वो 118% बढ़ी है। तो जब ये सब बढ़ा है तो कहीं तो कोई लूप होल छूट रहा है ना। आप कह रहे हैं रिजर्वेशन से सब कुछ हल नहीं होगा, पर कुछ तो हल हो रहा था। आप कह रहे हैं सम्मान नहीं मिलता, वरना हटाना क्यों था? अगर बाबा साहब को पूरे जीवन सम्मान नहीं मिला, पूरी लाइफ सम्मान नहीं मिला। मजेदार चीज ये हुई कि जिन लोगों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, वो अब पढ़ा रहे। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पहले 20 जुलाई को हमारे युवाओं पर, छात्रों पर और मजदूरों पर भी, जी हाँ, जिस तरह से डंडे बरसाए गए, उसके बाद अब ये डंडे बरस रहे हैं सोशल मीडिया पर। यानी पहले तो फिजिकली, शारीरिक रूप से छात्रों को ज़ख्मी करके इस सब को सप्रेस करने की कोशिश की जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, और उसके बाद अब उस हथियार को कुचलने, मसलने की कोशिश हो रही है, जिस पूरे प्लेटफॉर्म से ये आंदोलन उभर के आया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस सब के दौरान ये है कि क्यों कर रही है ये सरकार? ये आंदोलन तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसे चिंता इस बात की है कि क्या इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और फिर मोदी जी जिस तरह से दूरगामी तरीके से देखते हैं, तो क्या 2029 के चुनाव नतीजों पर, यानी इतना लंबा, क्या ये जो असंतुष्टि है लोगों की वो इतनी लंबी खिंच सकती है कि 2029 में दोबारा बीजेपी ना आए? उससे पहले कई महत्वपूर्ण चुनाव भी होने वाले हैं। सबसे अहम बात यह है कि क्या वाकई शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये बात निपट जाएगी? लेकिन अगर ऐसा ही है तो अमित शाह साहब क्यों इतने डरे हुए हैं? क्यों उनके माथे का पसीना सूख नहीं रहा है कि वो संसद में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं? तो साफ तौर पर पहली बार 12 साल में मैं कहूँगी कि ये सरकार इतनी डरी हुई है, थर्रा गई है कि पूरे तरीके से हर तरह से क्रैक डाउन करके और हर फैसला इसका
गज़ब की और मज़े की बात तो ये है कि हर फैसला गलत साबित हो रहा है, चाहे वो छात्रों पर लाठियां बरसाना, उसके बाद आप देखिएगा इंटरनेट पे भी जिस तरह से सप्रेस करने की कोशिश हो रही है, लोगों के अकाउंट सस्पेंड करने से लेकर, उनकी पोस्ट डिलीट करने से लेकर, उनके ऊपर मुकदमे दायर करने से लेकर, अब जो नई चीज़ आ गई है वो ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने फिर से हाथ जोड़ दिए गए हैं और यूपीआई को पूरे तरीके से कमज़ोर करके अमेरिकी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश है। मैं मुद्दे की बात पर आती हूँ और चुनाव की बात करती हूँ कि आखिर चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या विपक्ष को इसका कोई फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे युवा जो उनकी दिल की धड़कन है, बहुत से ऐसे लोग जो इस पूरे मूवमेंट में उभर कर आए हैं, उनमें राघव त्रिवेदी भी मौजूद हैं। राघव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में यहाँ आए। मैं सोच रही थी कि टीवी के एक पूरे दौर की मैं गवाह रही हूँ जबकि टीवी के चेहरे बनाए जाते थे कि ये लोग टीवी पे आ सकते हैं, ये वो लेजिटिमेट वैध चेहरे हैं, लेकिन इंटरनेट ने इस सब का लोकतांत्रिकरण कर दिया। ऐसा बहुत मुश्किल होता कि आपके जैसे लोग जो किसी पार्टी से नहीं आए, किसी एक प्रॉपर चैनल से नहीं आए, उनके साथ मैं यहाँ पॉडकास्ट कर रही हूँ बैठ के। लेकिन मैं मानती हूँ कि आपके जैसे ऐसे लोग हैं जो हमारे युवाओं को समझ रहे हैं, युवाओं के दिल की धड़कन को समझ रहे हैं, उस नव्ज़ को समझ रहे हैं। राघव जी का परिचय ये है कि इंटरनेट पे काफ़ी मशहूर हैं। मुझे इनके बारे में देर से पता लगा जब मैंने देखा कि जंतर मंतर पर बैठ के तभी तकरीर कर रहे थे और बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे और समझ रहे थे इनकी बात को। पेशे से पत्रकार रहे हैं, फिर पढ़ाते रहे और अब पीएचडी पे अपने काम कर रहे हैं। इनके वीडियोज़ वायरल होते हैं चूँकि ये तथ्यों की बात करते हैं और कई आपकी ख़बरें भी बहुत मशहूर रही हैं। पहले उन ख़बरों के बारे में बताइए। यूपी इलेक्शन 2024 मेरा पहला अनुभव था। मैं उत्तर प्रदेश चुनाव को पूरी तरह से कवर कर रहा था। उससे पहले एक बार मैं पूरा यूपी घूम चुका था एक कास्ट स्टडी के लिए कि यूपी में किस तरीके से ओबीसी कास्ट की पॉलिटिक्स शुरू हुई। तो अरुण गोविल जी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ और वो हालांकि इंटरव्यू नहीं दे रहे थे ऐसे चैनल्स को जो किसी पार्टी से या सरकार से सवाल करते हैं। तो मैंने उन्हें बड़ा कन्विंस किया कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप राम रहे हैं, तो मैं बस आपके एक दर्शन करना चाहता हूँ। समाउ ही कन्विंस्ड। और मेरा उनसे क्वेश्चन यही था पहला कि आपका क्या विज़न है, आप मुंबई से यहाँ पर आए हैं मेरठ में, आप क्या सोचते हैं क्या किया जा सकता है, मुद्दे क्या हैं। तो उनका जवाब था कि मुद्दों के बारे में मैंने अभी नहीं सोचा है, मैं जीत जाऊँ फिर इस बारे में बैठ के सबसे बात करेंगे। तो वो बहुत वायरल हुआ कि एक आदमी जो सांसदी का चुनाव लड़ रहा है, उसने मुद्दे के बारे में उसको ये नहीं पता कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे क्या हैं। और उसके बाद उस स्टोरी से मुझे लोगों ने जाना। उसके बाद 2024 में ही लोकसभा चुनाव में रायबरेली में अमित शाह जी की रैली थी। मैं उस रैली को कवर कर रहा था और वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात करके पता चला कि लोग पैसे लेकर के भी आए हैं और ये एक नॉर्मल बात है क्योंकि हम 8-9 साल से ग्राउंड पर हैं। तो हम समझते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल रैली में 50 to 60% भीड़ पैसे देकर के ही आती है। वो कांग्रेस की रैली हो, आम आदमी पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, बीजेपी की हो, पर इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बीजेपी की रैलियों में जब आप ध्यान देंगे, आप जब उसे कवर कर रहे होते हैं तो एक आदमी आपको चॉक आउट कर रहा होता है। हमेशा हर पत्रकार के पीछे वो एक आदमी रखते हैं क्यों, क्या बोल रहा है। तो जब वो वीडियो मेरे पास आए तो लोगों ने मुझे घेरा और पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों सवाल कर रहे हो। मैंने कहा मेरे पास फुटेज हैं, लोग ऐसा बता रहे हैं। तो उन्होंने घेरा, वहाँ पर थोड़ी लिंचिंग हुई। उधर अमित शाह मंच पे बोल रहे थे, पीछे मेरी लिंचिंग हो रही थी। फिर उन लोगों ने मुझे हाउस अरेस्ट किया, मैं बेहोश हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। वो वीडियो बहुत वायरल हुए। उसके बाद मेरी बात हुई, राहुल जी ने खुद उस बारे में बोला, अखिलेश जी ने बोला, केजरीवाल जी ने वीडियो कॉल पे बात की। तो उसके बाद से धीरे धीरे ग्राउंड स्टोरी का रेफरेंस बढ़ा और बिहार में जो अडानी ने भागलपुर में 1 रुपए में 1003 एकड़ ज़मीन 30 साल के लिए लीज पे दी है। मतलब 1 रुपए में इतनी ज़मीन आप 30 साल के लिए लीज पर दे रहे हैं किसी को, और वो भी गुजरात से आता हुआ एक व्यापारी। तो क्या बिहार में ऐसे लोगों का अकाल है जो अपने व्यापार के लिए इतने कम पैसों में ज़मीन ले सके? मेरा यही सवाल था। वो खबर मैंने भी देखी थी। हाँ, तो ये कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स वायरल हुई जिसकी वजह से लोगों ने मुझे शायद सपोर्ट किया और अब मैं उनको वही डेटा और फैक्ट्स दिखाने की कोशिश करता हूँ जो यूजुअली मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मौजूद। जी हाँ, और ये एक तरह से हार है उस मुख्य धारा की, तथाकथित मुख्य धारा की, बिग मीडिया की, कॉरपोरेट और सरकारी एड से चलने वाली जो मीडिया है कि उनके बावजूद भी, उनकी वजह से नहीं, उनके बावजूद भी खबरें निकल कर आ रही हैं। मैं समझती हूँ कि खबर जो है वो एक पानी की तरह होती है, खुशबू की तरह होती है। आप जितना उसको दबाना चाहें वो दब नहीं सकती, खुशबू की तरह बिल्कुल फैल जाती है। ये पानी की तरह अपना रास्ता बनाती है और आपके जैसे लोग उन खबरों को लेकर आ रहे हैं और पूरा जो मैं कहूँगी एक नेशनल नैरेटिव उसको सेट कर देते हैं। अब मैं आ जाती हूँ जंतर मंतर वाली बात पर। 20 जुलाई को जो हुआ मैंने और आपने देखा, उससे पहले मैं आपकी स्पीचेस देख रही थी वहाँ पर। पहली बात तो मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, ये सवाल मैंने कई लोगों से पूछा है और अलग अलग
ज़रिए से मैं इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये सिर्फ एक पेपर लीक तक की कहानी थी, ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे ख़त्म हो गई, ये नरेंद्र मोदी से आइडियोलॉजिकल कोई विचारधारा के स्तर पर इन छात्रों की असहमति है कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने देंगे, या फिर सिर्फ हमारा पर्चा लीक नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस सवाल के ज़रिए मैं उस सवाल तक पहुंचूंगी कि क्या चुनाव पर असर होगा जंतर मंतर पर जो हुआ उसका या नहीं। आप तो तब भी इस प्रोस्पेक्टिव को बहुत बड़े फ्रेम में देख रही हैं अगर आप पेपर लीक वर्ड यूज़ कर रही हैं। आप देखेंगे नेशनल मीडिया इस पूरे प्रोटेस्ट को बस नीट स्टूडेंट्स में समअप कर देना चाह रहा है कि आप नीट का पेपर आपने नहीं दिया तो आपका बोलने का हक नहीं है। पेपर लीक की फाइट है ना, तो नीट से लेके एनटीए से लेकर के और सीबीएसई के 12th क्लास का पेपर अगर इंग्लिश का लीक हो जा रहा है, ओएमआर शीट बदल जा रही है, तो क्या वो बच्चा इस प्रोटेस्ट का भागीदार नहीं है? फिर वहाँ पर आप सवाल करते हैं कि आपको नीट का फुल फॉर्म पता है। मैं एक रिक्शे वाला हूँ और मुझे नहीं पता नीट का फुल फॉर्म क्या है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा नीट का फुल फॉर्म जाने और वो नीट का पेपर दे, मैं इसलिए वहाँ पर खड़ा हूँ। तो प्रोटेस्ट को डेमोक्रेटाइज करने की वजह, प्रोटेस्ट को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, उसको एक टैग दे देते हैं कि ये नीट के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है। ऐसा नहीं है, ये देश के तमाम स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है और ये गुस्सा केवल नीट पेपर लीक का नहीं है। पिछले 10-12 साल से आप जिस तरह से गवर्नमेंट ना अकाउंटेबिलिटी वर्ड को ही भूल गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, आई टोटली एग्री विद दिस, लेकिन जो एरोगेंस था, जो घमंड था सरकार का कि बैठे रहेंगे किसान 13 महीने क्या हो जाएगा, लेकिन 13 महीने बाद आपने स्टेप बैक लिया ना। बैठे रहेंगे स्टूडेंट 20 दिन क्या हो जाएगा, कर लेंगे प्रोटेस्ट क्या हो जाएगा, हम नहीं हटाएंगे अपने मंत्री को, फिर आपने उस स्टेप को बैक लिया। तो वो धीरे धीरे उस अकाउंटेबिलिटी का स्पेस बन रहा है। अब आप सदन में खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आप टीवी पर कुछ भी नैरेटिव नहीं चला सकते हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो मुझे लगती है, जेनजी अपनी प्राइवेसी और अपने राइट्स को लेके बहुत सिंसियर है। वो पॉलिटिकली शायद अवेयर ना हो, उसने नेहरू और अंबेडकर को ना पढ़ा हो, पर जिस 5-6 साल 10 साल में वो इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहा है या अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहा है, उसमें बहुत सारी घटनाएं रिपीटेटिवली होती जा रही हैं। पहली 2 बार शायद उसने नज़रअंदाज किया होगा, पर तीसरी बार में उसका भी तो कंसेंट बनेगा कि ये लोग इस तरह का काम ही करते हैं। जैसे हर वैलेंटाइन डे पर एक ग्रुप डंडा लेकर के निकल जाता है पार्कों में, जो कि बहुत शर्मनाक है। हमारे यहाँ जब पुलिस पहले से मौजूद है तो मोरल पुलिस की क्या ज़रूरत है? यानी अगर आप प्यार करेंगे तो हम हिंसा करेंगे। आप उसके बेडरूम तक घुस रहे हैं, आप उसकी चॉइस पर ताला लगा रहे हैं, आप उसके अकाउंट पर ताला लगा रहे हैं, इट मीन्स आप उसके एक्सप्रेशन पर ताला लगा रहे हैं। और हम देखेंगे कि हमारे दौर से पहले की पीढ़ी और हमारी पीढ़ी उतनी एक्सप्रेसिव नहीं है। हमें अपने प्रोफेसर से ये कहने में बहुत वक्त लग गया कि सर हम आपके साथ बैठ के एक कॉफ़ी पीना चाहते हैं, पर ये बच्चे चलती क्लास में पूछ लेते हैं कि सर क्लास के बाद एक कॉफ़ी पिए क्या, क्योंकि ये वोकल हैं, ये उस स्पेस को ख़त्म कर रहे हैं। बहुत सारे डिस्कशन इसलिए भी इस देश में नहीं हो पाए क्योंकि बहुत हया, शर्म और लाज को थोप कर रखा गया था। सेक्स एजुकेशन पर बहस हुई नहीं कभी, मोरालिटी पर कभी बहस हुई नहीं। अगर कोई बच्चा गांधी के अगेंस्ट भी कोई विचार रखना चाहता है तो उस पर बहस नहीं हुई, इसलिए शायद उसे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अब बहस हो रही है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस है। पहले शायद जितना आपकी समझ है, मेरी समझ है, इसे जानने के लिए 15-20 किताबों से होकर गुजरना पड़ता था। अब बहुत सारी चीज़ें ईजिली यूट्यूब पर एज अ वीडियो, एआई पर एज अ डेटा अवेलेबल है, तो जो काम करने में पहले 5-6 साल लगते थे वो अब 1 महीने में हो सकता है। लेकिन राघव, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ इसमें। देखिए, पहली बात तो मुझे इस बात को लेकर बड़ी खुशी है कि ये जो नई जनरेशन है जिसको हम तक आने में और हमें उस तक समझने में, और आप और हम यहाँ बैठ के उस पीढ़ी के बारे में बात करें, उसको एक इनकलाब लाना पड़ा सिर्फ इसलिए कि हम उसको समझ सकते, हम तक पहुँच सका वो। तो पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी को भगवान नहीं मानता, वो उनको राजा भी नहीं मानता, वो उनको सिर्फ एक नेता मानता है। दूसरी बड़ी बात, वो जो ये दरबारी मीडिया है, ग़ुलाम मीडिया, इसको वो आकाशवाणी नहीं मानता। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा सही ना हो, कि ये तो इन लोगों के एग्जिस्टेंस के बारे में जानते नहीं थे, क्योंकि ये लोग तो बच्चे टीवी नहीं देखते थे, ये तो सोशल मीडिया पे पढ़े हुए हैं। लेकिन इनके माँ बाप, इनके ज़्यादातर लोगों के माँ बाप जो बच्चे आए प्रोटेस्ट करने के लिए, वो तो बीजेपी के वोटर्स हैं और वो आरएसएस के अनुयायी हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस की 100 साल की मेहनत नाकाम हो गई, ये बच्चे इंडिपेंडेंटली सोचने लगे बजाय इसके कि एक कलेक्टिव के तौर पर, एक परिवार के तौर पर सोचने लगे? क्या इनकी पॉलिटिकल और साथ साथ जो चुनावी पसंद है वो अपने माँ बाप से अलग होगी क्या? बिल्कुल होगी। एक इको चैम्बर था मैम, आप देखेंगे ना 2014 से पहले ये वही मीडिया वाले हैं जो सरकार से बहुत सवाल करते थे, तो एक ट्रस्ट था। अर्नब के शुरुआती दिनों में अगर मैं उन्हें देखता हूँ तो मैं उन्हें एक अच्छा जर्नलिस्ट समझता हूँ,
कि वो किस तरह से कांग्रेस से सवाल करते नहीं, थे। एनडीटीवी में जब मेरे साथ काम करते थे, बड़े अच्छे एंकर माने जाते थे। बहुत तीखे सवाल करते तीखे सवाल करते थे, अपनी तैयारी पूरी करते थे और मैं उन्हें अच्छा एक पत्रकार माना करती थी। तो ट्रस्ट तब से हमारा बिल्डअप था। 2014 के बाद एक बहुत बड़ा सडन चेंज होता है, और वो कैसे होता है मुझे नहीं पता। मैं 2019 के बाद से 3 जर्नलिस्ट के शो पर स्टडी करता हूँ, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी और अमीश देवगन, 4 लोग। मैं ये बात देखता हूँ कि 60% से ज़्यादा शो इस चीज़ पर हैं कि हिंदू मुस्लिम का कोई ना कोई एक एंगल आप लेकर के आ रहे हैं। सोचिए, इस देश में थूक जिहाद पर प्राइम टाइम हुआ है, तो क्या ये हमें अब देख के समझ में नहीं आएगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? उस देश में जहां मिड डे मील की कॉस्ट है कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए 6 रुपया कुछ पैसा प्रति स्टूडेंट, 5वीं से 8वीं के लिए कॉस्ट है 9 रुपया कुछ पैसा, और ये तब है जब ये बढ़ी है 35% 2020 के आसपास, जब पीएम पोषण योजना नाम रख दिया गया इसका। तो बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि हम जिस एजुकेशन सिस्टम में ट्रैप्ड हैं वो बहुत कम अकाउंटेबल है, वो आपको ऐसी एजुकेशन नहीं दे रहा है। हम क्या पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? अभी बीजेपी बिहार ने एक पोस्टर शेयर किया कि भारत ने एआई में अमेरिका को पछाड़ दिया। मुझे शक हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है। तो मैंने देखा कि इंडिया अमेरिका के कंपैरिजन में एआई पर लगभग 2 से 3% खर्च कर रहा है, और अमेरिका हमसे लगभग 96% एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। तो मैंने कहा बजट में नहीं होगा तो किसी और चीज़ में होगा। मैंने रिसर्च में देखा तो उसके रिसर्च पेपर भी हमसे ज़्यादा हैं, उसके पेटेंट भी हमसे ज़्यादा हैं, बस ज़्यादा यूज़र है हमारे पास, तो इसलिए हमने अमेरिका को पछाड़ दिया। यूजर्स से, और ये उसमें नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है। लेकिन वो एआई पे कर क्या रहे हैं? तो अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो जनरेशन जिसको ये नहीं पता था कि नेता से सवाल किया जा सकता है, वो जनरेशन अब बैकफुट पर है। नई जनरेशन तैयार है। देखिए कितने आपने विजुअल देखे होंगे कि स्टूडेंट पिटने के बाद भी खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका एक्सट्रीम यही है। आप जान से नहीं मार सकते प्रोटेस्टर्स को, आप लाठी चला सकते हैं, आप आंसू गैस के गोले छोड़ सकते हैं, पर अगर वो तब भी नहीं हटे तब आपको स्टेप बैक लेना पड़ा ना। 20 तारीख को तो मोदी जी बैक नहीं हो गए थे। 20 तारीख के 2 दिन बाद उनको समझ में आया कि इतनी पिटाई के बाद भी अगर ये सस्टेन है, और अब मास कंसेंट बन गया। एक तो मतलब जो जेनजी है ना, उसका बड़ा फिक्स फ्रेम संसद में बना दिया गया है, जो डिलुलुलु बोलता है, जो ऐसे सिंबल्स दिखाता है। नहीं, मैं ऐसे जेनजी से मिला जो उत्तर प्रदेश में, बिहार से, अलग अलग जगह से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से ट्रेन में बैठ के आए हैं। खाने के नाम पर उनके पास चने हैं, केवल प्याज है, कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई खेत में काम करता है, वो भी जेनजी है क्योंकि उसी एज ग्रुप का है। तो जेनजी का मतलब वो जो अपने राइट्स के लिए वोकल है, उसको चाहिए अच्छे स्कूल्स, उसको चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटीज। भारत इकलौता देश है जहां पर इस चीज के लिए प्रोटेस्ट हुआ कि जेएनयू की फीस क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, और पूरे वर्ल्ड में इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि एजुकेशन को फ्री करो। तो मैं ये सोचता हूँ ये कौन से लोग हैं जो यूनिवर्सिटी की सस्ती फीस से परेशान है? शायद ये वही लोग हैं जो कभी स्कूल कॉलेजेस के अंदर नहीं गए, जो शाखा में गए, जो पार्टियों के कार्यकर्ता बने, जिनको नहीं पता कि झंडा उठाने के अलावा भी दूसरा कोई काम हो सकता है। और ये तभी होगा जब बेरोजगारी एकदम चरम पर हो। जेनजी के पास बहुत अच्छी टूल किट है, उसका मोबाइल फोन। और ये बात आज से 8-9 साल पहले एक टर्म कॉइन हुआ था जिसको कहा जाता है सिटीजन जर्नलिज्म। उसके बाद से ना बहुत सारी चीजें आसान हो गई। कोई कुछ गलत कर रहा है, आप अपना फोन निकाल के उससे सवाल करिए, और वो ऑन कैमरा जवाब नहीं दे पा रहा है। देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स कैमरे से डर रहे हैं, क्योंकि आपका एक जवाब आपके किसी भी पूरे करियर की साख पर बट्टा लगा सकता है। तो जेनजी के पास वो टूल है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, वो अकाउंटेबिलिटी के लिए क्वेश्चन मांग रहा है। आप एक बात समझिए मैम, उत्तर प्रदेश में 2022 के आसपास लगभग 1400 करोड़ रुपए एक साल में योगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रचार पर खर्च किए। एक साल के डेटा की बात कर रहा हूं, और यही 2017-16 में 300 करोड़ था। तो 17 से 22 जाते जाते ये 1400 करोड़ हो गया। आरटीआई डाल के हिसाब मांगा गया कि 1400 करोड़ कहां खर्च हो रहा है, आप किन किन चैनलों को कितना पैसा दे रहे हैं। तो ना 2022 से पहले की किसी आरटीआई का जवाब मिला, ना 2022 के बाद की किसी आरटीआई का जवाब मिला। सिर्फ एक साल की आरटीआई का जवाब है जिसमें 28 करोड़ गया है नेटवर्क 18 के पास, 24 करोड़ गया है एबीपी के पास, आज तक के पास लगभग इंडिया टुडे ग्रुप के पास 10 करोड़ से ज्यादा गया है। अब आप खुद बताइए, जो चैनल, जो संस्थान एक एक साल में सरकार से 20-20, 30-30 करोड़ रुपए ले रहे हैं, वो कैसे सवाल पूछेंगे कि एजुकेशन का बजट जो 2014, 15, 16 में टोटल बजट का 16% होता था, वो आके 12.8 हो गया है 26 तक।
तो वो कैसे पूछेंगे? जी हाँ, जिनके जो आर्थिक गुलामी कर रहे हैं इस सरकार जो की, पूरा डिपेंडेंट ही उनके ऊपर है, तो जिनका पूरा सवाल कैसे इकोसिस्टम पूछेंगे? चलता है, वो बिल्कुल नहीं पूछ दुरुस्त आपने पाएंगे। फरमाया। अब मुझे ये बताइए, आपकी कई ऐसे लोगों से, क्योंकि मुझे लगा कि ये पूरा जो आंदोलन था, ये आशा नहीं, एक निराशा का आंदोलन था। इसमें मुझे लग रहा था कि पहली बार एक पूरी नस्ल पर ये बात उनको समझ में आ गई है कि अब इस देश में कोई भविष्य बाकी नहीं है, चाहे पढ़ाई से लेकर नौकरी तक। अभी अगर ये कार्यक्रम जो यंग लोग देख रहे हैं, मुझे ये बताइए कि किसी की उम्र 20 से लेकर 30 साल है, यानी कि वो कॉलेज पास आउट होने वाला है और या फिर नौकरी की तलाश में है, और वो भी जिसकी की शादी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि नौकरी नहीं है तो छोकरी भी नहीं मिल रही है, और ऐसे लोगों की भी तादाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में पहुंच रही है जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, 30-30 साल उम्र हो गई है। भारत में पढ़ने वाले छात्र, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति, उसका क्या भविष्य आप देखते हैं 20 से 30 साल की उम्र की कैटेगरी में? अगर कोई 25 साल की स्टेज पे भी खड़ा है और उसकी सरकार उससे कह रही है कि मैं 2047 का विजन आपको दे रहा हूं, तो यानी आप 45 साल का जब वो व्यक्ति हो जाएगा तब उसको एक परिपक्व देश देंगे। आप पहले दिन आए थे, मोदी जी ने 60 दिन मांगे थे, उसके बाद 6 महीने मांगे थे, फिर 5 साल मांगे थे, अब वो पूरे 25 साल मांग रहे हैं। हम कितना समय एक व्यक्ति को दे सकते हैं? इवैल्यूएशन तो होगा ना। आपने कहा था कांग्रेस अच्छी नहीं है, कांग्रेस में बहुत कमियां हैं, हमने माना और कांग्रेस को साइडलाइन किया। आपने कहा था आप बहुत अच्छे हैं, तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर क्यों नहीं आते हैं? जो आदमी आज 20 साल की स्टेज पे खड़ा है, जब वो 15 साल का था, वो जेनजी बनने के प्रोसेस में था, तब आपने उसे सपना दिखाया कि मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा। क्या आप आज तक ला पाए? आपके टाइमलाइन से आपने 7 साल आगे की डेट दी है, और जो बजट कोट किया था उससे लगभग 1.25 गुना खर्च कर चुके हैं, और अभी एक भी मेट्रो सिटी भी नहीं मिली है। स्मार्ट सिटी 100 बनानी थी, बनी क्या? नहीं बन पाई। आपने कहा था आप किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आज एथेनॉल के टाइम पर आप फिर वही कह रहे हैं कि इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। तो 12 साल से आप क्या कर रहे थे? वो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, जो आपका सेल्फ कमिटमेंट था। आपका कहना था कि ब्लैक मनी वापस आ जाएगी, 15 लाख आप नहीं दे सकते, लेकिन वो पैसा आके देश की इकोनॉमी में लगता ना, ब्लैक मनी 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई है। तो आपने किया क्या है? जिन कमिटमेंट्स पर आप आए थे, आप उन सारी कमिटमेंट्स पर फेल हैं। मजेदार बात यह कि टीवी मीडिया कभी सरकार का रिपोर्ट कार्ड ऑडिट नहीं करता है। आपके दौर की पत्रकारिता में मैं खुद देखता था कि सीएजी की रिपोर्ट हफ्ते भर डिस्कस होती थी। आज पता नहीं चलता सीएजी की रिपोर्ट कब आई और कब चली गई। या कोई सीएजी भी है इस देश में? इस चीज का अंदाजा ही नहीं लगता है। और ये तब पता चलता है जब स्वतंत्र प्लेटफॉर्म सीएजी की रिपोर्ट पर कुछ यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, कुछ शॉर्ट्स बनाते हैं, कोई डेटा माइनिंग करते हैं, तब पता लगता है कि अच्छा, सरकार के बजट का भी ऑडिट हो सकता है क्या? अब अगर मुझे यही नहीं पता है कि मेरी सरकार कितना खर्च कर रही है और कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो मैं कैसे मान लूं कि सरकार क्या काम कर रही है? मोदी जी का कमिट किया हुआ एक भी काम फुलफिल नहीं हुआ। अगर कोई कहे राम मंदिर, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कमिट नहीं किया था। अच्छा, मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा था कि आप मंदिर बनवाएं। हाँ। आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा, जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया इस देश की पब्लिक को कि इसके बेस पर आप जज करिए, उसका एक भी काम फुलफिल आप कर पाए? जैसे कि बुलेट ट्रेन नहीं आई, ये 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिले, आपका स्मार्ट सिटी नहीं बनी, स्मार्ट विलेज नहीं बने। आपने कहा था हर घर जल पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाया। आप दिल्ली और नोएडा गुड़गांव की सड़कों पर निकल जाइए, हर सड़क जल है पर हर घर जल नहीं है। तो आप अपनी कमिटमेंट तो फुलफिल करेंगे किसी भी मायने में। आपने कहा था आतंकी हमले रोकेंगे, देश के 3 टॉप बड़े आतंकी हमले आपके दौरान हुए। ऐसा हमला कश्मीर में तब भी नहीं हुआ जब कांग्रेस थी। कितने लोगों को मार दिया गया निहत्थे? 16 लोग मर गए। और मजेदार बात यह है कि आपने उसके बदले एक एयर स्ट्राइक की, लेकिन क्या वो लोग आप पकड़ पाए जिन्होंने हमला किया था? तो आप या तो गुमराह कर रहे हैं, या आप अपने पीआर स्टंट के लिए एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर देते हैं। लेकिन मैं तो पूछूंगा ना कि लाल किले के पास हमले का दोषी कौन है? अमित शाह है, क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी थी। आप बिहार का चुनाव देख रहे थे। मैं अगर किसी को टीचर या प्रोफेसर अपॉइंट करूं और वो क्लास ना लेने की बजाय बाहर जाके भीड़ को मैनेज करने में लग जाए कि भीड़ बहुत है, मैं क्राउड मैनेजमेंट कर देता हूं या मैं ट्रैफिक खाली करा देता हूं, तो मैं उसे क्यों अकाउंटेबल मानूंगा? भाई, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। गडकरी जी 6 महीने से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम कर रहे थे, तो हरदीप पुरी जी क्या कर रहे होंगे? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तो हरदीप पुरी के अंडर है। आप 6 महीने से बोल रहे हैं कि मैं 100% एथेनॉल वाले डॉक्यूमेंट पे साइन करके आया हूं, एथेनॉल बहुत गुड है। आप खुद ईवी से चल रहे हैं। तो जब 10 साल में आप ईवी ही प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर ये बीच में एथेनॉल कहां से आया? और मैं ये बात भी दावे के साथ कह रहा हूं, एथेनॉल इस देश में 10 से 12 साल का व्यापार है।
जिस पे मोनोपोली चाहती है सरकार। कुछ गिने चुने लोग इसे करेंगे और 12 साल में जब इस व्यापार का पूरा डेप्थ खत्म हो जाएगा तो ये पूरा देश ईवी से चलेगा। वाह। 15 साल से ज्यादा तो आप पेट्रोल डीजल पर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे ना। हाँ। आपने खुद कहा है कि आप ईवी ला रहे हैं, तो इस 10-15 साल के लिए एथेनॉल का बिजनेस है जो गिने चुने लोग करेंगे, गिने चुने लोग मुनाफा कमाएंगे। मेरी आरटीआई के जवाब में सरकार ने मुझे ये तक नहीं बताया कि पिछले 5 सालों से आप किन लोगों से एथेनॉल खरीद रहे हैं। मुझे उन कंपनियों की लिस्ट दे दीजिए, कितना कितना और किस किस रेट पर आपने खरीदा है, उसकी लिस्ट दे दीजिए। मैं जान जाऊंगा कि एथेनॉल में कितना प्रॉफिट है। क्योंकि अब तो खबर ये भी आ गई है कि हवाई जहाज तक में एथेनॉल मिलाया जाएगा, उसका जो फ्यूल है, यानी कि मिड एयर रुक सकता है। अभी एक खबर छपी थी। मुझे लगता है राघव जी थोड़ा सा भुलावे में आप हैं, जो आप समझते हैं कि मोदी जी को विकास के नाम पर वोट मिला। मुझे लगता है विकास सिर्फ एक तरह का बहाना था। एक होता है ना कि आप किसी को मारना चाहते हैं लेकिन उसको प्यार से पास बुलाते हैं। तो जो पूरा इनका ऑब्जेक्टिव है वो है विचारधारा का, कि एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनाना चाहते हैं। देखिए आर्टिकल 370 हटाया गया, इसके बाद सीए कानून बनाया गया, उसको लागू किया गया। तीसरी बात राम मंदिर बन गया है। तो आरएसएस जो 100 साल से उसका प्रॉमिस था वो पूरा कर रही है। तो जो लोग उनको वोट डाल रहे हैं वो जानते हैं वो वोट क्यों डाल रहे हैं। विकास तो सिर्फ ये एक तरह का बहाना है, ये तो सिर्फ एक मुखौटा है। तो लोगों को अब समस्या क्यों हो रही है? हाँ, ये अच्छी बात है। अगर 12 साल से आप इसी नाम पर वोट दे रहे थे, मैम इस नाम पर वोट देने वाली जो पब्लिक है ना, वो इस देश की पॉपुलेशन की 1% भी नहीं। कुछ लोग जो ओपिनियन लीडर हैं, जो ओपिनियन बना रहे हैं, जो कंसेंट बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिकली बहुत मजबूत हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये उनके मुद्दे हैं, क्योंकि इससे उन्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी। मंदिर बनने से या मस्जिद बनने से, मैं दिल्ली के इस घर में बैठा हूं, मेरे और आपके जीवन में क्या बदलाव? नहीं, आप तो लॉजिक की बात कर रहे हैं। यहाँ लॉजिक, अंधभक्ति में लॉजिक नहीं चलता है। जो ये 30-35% वोट लोग जो हमेशा नरेंद्र मोदी जी को वोट करते रहते हैं, मतलब 3 चुनाव में तो उन्होंने कर ही दिया, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम पर और सिर्फ इसलिए कि अब्दुल परेशान रहे, अब्दुल टाइट रहे इसलिए वोट देते हैं, और कितने ऐसे हैं जो विकास के लिए वोट दे रहे हैं? अगर 30% वोट ही पड़ रहा है तो 70% लोग शायद इस देश में समझदार अभी बचे हुए हैं। हमें ये भी उस 30% समझना में पड़ेगा। से बताइए। उस 30% में मैम ऐसे लोग 5-6% भी नहीं होंगे। अच्छा। जो इस कंसेंट को हमेशा हमेशा बना के रखते हैं। आप 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था जी, मैंने कवर किया। 22 में 1400 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। यानी उस एक साल में आप लोगों तक इतना डेटा फ्लड ला दीजिए कि मैं एक कंफ्यूज वोटर में कन्वर्ट हो जाऊं। पहले वोटर को कंफ्यूज करना होता है, उसके बाद उसका जब डिसीजन होता है वो बीजेपी होता है। आप कभी खुले माइंडसेट से उस इंसान को वोट नहीं दे सकते जो आपकी विधानसभा में हिंदू मुस्लिम करता हो। आपको फियर दिखाया जाता है ना। कॉन्फ्लिक्ट वोट में कन्वर्ट नहीं होता है, फियर वोट में फियर होता है। तो वो फियर दिखाया जाता है। आपको बांग्लादेश का एक फियर दिखा के कि वहां पे देखिए हिंदुओं के साथ क्या हुआ, और वो फियर दिखा के आपको यहां कन्वर्ट किया जा रहा है। अब मेरा सवाल ये कि बांग्लादेश में जो आदमी मारा गया, अगर वो हिंदू है तो क्या भारत की सरकार केवल भारत के हिंदुओं की हितैषी है या पूरे वर्ल्ड में कहीं हिंदू है उसकी भी हितैषी है? क्योंकि उस पर तो पीएम ने कुछ नहीं बोला। असली जरूरत तो आपकी वहां थी। तो आप यहाँ वहां की मौत का डर दिखा के अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बेच रहे हैं, अपनी विचारधारा बेच रहे हैं। और अगर आप सच में हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं तो मुझे बताइए ना कि मंदिर निर्माण से कितने लोगों को रोजगार मिला? मुझे लगता है मेरा आकलन थोड़ा अलग है। मुझे लगता है बांग्लादेश में जो ये बात कही जाती है, कुछ सच और ज़्यादातर झूठ, कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो जस्टिफाई करने के लिए होता है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो यहाँ भी हम मुसलमानों के साथ अत्याचार कर सकते हैं और आपको बोलने का हक नहीं है। क्योंकि आप देखिए मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में हिंदुओं के साथ होगा तो यहाँ हम मुसलमानों के साथ ज्यादती कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ डिबेट में, और हम इस जेंजी को क्या रोमांटिसाइज कर रहे हैं? क्या हम इनको बहुत ऐसा मानने लगे हैं कि ये फरिश्ते हैं? क्या ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? क्योंकि देखिए यही जेंजी जो इनकलाब लाया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा ले लिया, ये तो रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है। कई मिलियन लोग, तो मैंने देखा कि 24 घंटे के अंदर ही 2-3 मिलियन जुड़ गए थे, और अब तो और ज़्यादा, मेरे ख्याल से 6-7 मिलियन लोग जुड़ गए हैं जो रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ इसी पूरी, यानी जो ये हवा चल रही है आंदोलन की, इस दौरान वो चाहते हैं कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें और रिजर्वेशन को हटा दिया जाए। कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं? कोई दम है इनकी बात में? सीधा सा सवाल आप ये देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट 20 दिन चला, कोई भी चेहरा मेन स्ट्रीम टीवी चैनल के फ्रेम पर नहीं दिखा। 20 तारीख को इतना दुर्दांत सरकार ने किया, पीटा, लोगों के सर फाड़े। उसके बाद एक आध जगह टीवी चैनल पर रिप्रेजेंटेशन दिखने लगा। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन 5 दिन नहीं हुए थे, टीवी चैनल पर डिबेट होने लगी।
और ये ढूंढ के कि किसने पेज बनाया। मैं कह रहा हूँ 6 मिलियन फॉलोवर हो जाएं, वो इस देश की पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है। तो आप ये मत मानिए कि कंसेंट बन गया है। बहस हो रही है, होने दीजिए, कोई समस्या नहीं। मैं कह रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन क्या बढ़ा है। जो 85% आबादी है इस देश की, ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन पिछले 70, 72, 75 साल के रिजर्वेशन में बढ़ा है? तो वो मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि डेटा एकदम उसका उलट है। अगर आप डेटा पर बात करेंगे तो 2020 से 2024 में जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की भर्ती हुई है, संसद का डेटा है फरवरी 2026 का, इसके आधार पर आईएएस है 5577, ओबीसी कितने हैं 4.39%, एससी है 2.42% और एसटी है 1.2%, टोटल 10% भी नहीं। तो अगर रिप्रेजेंटेशन 85% पॉपुलेशन का 10% है और 15% का 90% है, तो जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता तब तक रिजर्वेशन हटाने की बात तो आप सोच नहीं सकते। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो मूछ रखना और घोड़ी पर बैठने में कौन सा आर्थिक आधार है? मूछ तो एक गरीब आदमी के भी आती है और अमीर आदमी के भी आती है। तो उस मूछ में ऐसा कौन सा प्राइड है कि आप मूछ नहीं रखने देते एससी एसटी समाज के लोगों को, आप घोड़ी पर नहीं बैठने देते? तो इससे समझ में आता है ना कि इट्स नॉट जस्ट अ इकोनॉमिकल फैक्टर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रिविलेज जुड़ा है। एक गरीब आदमी भी पंडित जी है और एक अमीर आदमी भी यादव और चमार होने के बाद जी शब्द का हकदार नहीं है। लालू है, लालू क्यों नहीं है? लालू जी भी नहीं, हाँ, लालू प्रसाद यादव भी नहीं, लालू क्यों है? क्योंकि यही डिफरेंस दिखाता है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का है और वो क्रिमिनल है तो वो गैंगस्टर है, और कोई सवर्ण कास्ट से है तो वो बाहुबली है। ये डिफरेंस क्यों है? तो ये डिफरेंस आपको समझ में आता है ना। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि लोग बिना डेटा, बिना फैक्ट के ये कैसे कह देते हैं कि इतने साल से रिजर्वेशन मिला और सब कुछ बदल गया। 60 साल उस आबादी को ये समझने में लगा कि ये कोई चीज मेरे लिए बनी है जिसका फायदा मैं उठा सकता हूं। आज भी आप चलिए ना बिहार, उत्तर प्रदेश के गांव में लोग आज भी बिना कहे कुर्सी से नीचे बैठते हैं। वो मानसिक गुलामी जो 2000 साल की है उसको आप 70 साल में खत्म करने की बात कर रहे हैं। नई पीढ़ी उसके लिए आवाज उठा रही है, पर उसका फायदा आज भी वो नहीं उठा पा। लेकिन फिर बार बार ये भी कहा जाता है कि देखिए अब तो इतने साल रिजर्वेशन के हो चुके हैं, अब तो एक नई क्रीमी लेयर तैयार हो चुकी है, अमीर लोग, आईएएस के बेटे को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, और इस पर बहुत सारे लोग खामोश हो जाते हैं, कन्विंस्ड हो जाते हैं। आपका क्या आर्ग्यूमेंट है? इसमें मेरा एक तर्क है कि आईएएस और उसका बेटा दोनों अलग अलग वोट देते हैं। अगर कोई सुविधा भारत सरकार की तरफ से आईएएस को मिली तो उसका हकदार उसका बेटा कैसे नहीं रहेगा? क्योंकि ही इज अ डिफरेंट वोटर। जब 2 वोट हैं तो सुविधाएं भी तो 2 इंडिविजुअल लोग ले रहे हैं ना। किसी के पिता के प्रधानमंत्री बन जाने से नहीं, लेकिन उसके खानदान को प्रिविलेज मिला, फायदा पहुंचा, क्योंकि वो आईएएस का बेटा था, उसको रिजर्वेशन क्यों? आईएएस होने का प्रिविलेज कौन ले रहा है मैम? आप फिर इकोनॉमिक फैक्टर पर जा रही हैं। आईएएस होने के बाद आप कह रही हैं कि उसकी सैलरी अच्छी, लेकिन इज्जत नहीं बनी। कैसे बनी इज्जत? मैंने देखा ना, आईएएस ने सुसाइड तक की इस देश में। लेटर लिख के सुसाइड किया कि मैं इस स्पेशल कास्ट से आता हूं इसलिए मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की डिमांड होनी चाहिए, भले 10% से शुरू हो, क्योंकि इस देश में गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी नौकरियां हैं? मुश्किल से 2-2.5%। लेकिन राघव जी, ये तो एक हारी हुई लड़ाई है फिर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाज में कोई बराबरी पैदा हो रही है। रिजर्वेशन, मैं तो इसके फुल फेवर में हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के बिहाफ पर बोल रही हूँ जिसे कहते हैं अंग्रेजी में प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, शैतान की वकालत कर रही हूँ मैं, कि जिन लोगों के जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कार्यक्रम देख भी रहे हैं कि समाज में कोई हमारे बराबरी रिजर्वेशन से तो आई नहीं है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़ गया होगा। एक जिसे कहते हैं कि टू गेट अ चेयर ऑन द टेबल, टू गेट अ सीट ऑन द टेबल, कि आपको एक कुर्सी मिल गई कि आप वहाँ पर बैठ गए, लेकिन अगर आपकी इज्जत भी नहीं बढ़ी और उसके बावजूद भी कि आपका आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो गई, आप सबसे उच्च पद पर बैठ गए, सबसे बड़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया, तो ये तो एक हारी हुई जंग है जो हम लड़ रहे हैं। मैम ऐसा नहीं कह सकते ना। बहुत सारे लोग ऐसा तर्क देते हैं कि देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बन गई, तो क्या इस वजह से बाकी आदिवासी बेटियों को पढ़ाना बंद कर दें? एक कदम चलने से मंजिल पूरी नहीं होगी ना। वो एक स्टेप था, उस स्टेप की वजह से और बहुत सारे स्टेप उठे। ऐसी कोशिश करनी चाहिए जो कोशिश आप नहीं होने दे रहे हैं। अब आप डेटा देखेंगे तो आपको डर लगेगा। डेटा बताता है जो एससी के खिलाफ अपराध 2021 से 2022 के बीच 13% थे, वो बढ़कर हो गए 57,582, यानी वो बढ़ गए हैं 13% सिर्फ 3 सालों में, कम तो नहीं हुए। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध 2022 में 14.3% थे और 2023 में 28.8% हो गए।
एनसीआरबी का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, किसी और का डेटा नहीं है, सरकारी एजेंसी ऑडिट कर रही है। यूनिवर्सिटीज के भीतर 5 साल में जो जातिगत भेदभाव की शिकायतें हैं वो 118% बढ़ी है। तो जब ये सब बढ़ा है तो कहीं तो कोई लूप होल छूट रहा है ना। आप कह रहे हैं रिजर्वेशन से सब कुछ हल नहीं होगा, पर कुछ तो हल हो रहा था। आप कह रहे हैं सम्मान नहीं मिल रहा, वरना हटाना क्यों था? अगर बाबा हल नहीं हो रहा साहब को था। पूरे जीवन सम्मान नहीं मिला, पूरी लाइफ सम्मान नहीं मिला। मजेदार चीज ये हुई कि जिन लोगों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, वो अब पढ़ा रहे हैं। यहां से वहां तक का डिफरेंस तय करने में 70 साल से ज्यादा का समय लग गया, और वो भी उतने रिप्रेजेंटेशन के साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं। जब भी कोई पिछड़े समाज या दलित समाज का टीचर आके ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है तो इस क्लास में मौजूद वो तमाम लोग जो डिस्क्रिमिनेशन झेल कर आए हैं, उनको होप दिखती है कि हम इस कुर्सी से उस कुर्सी तक का सफर तय कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किया है। तो अगर आप वो रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, आप वो विजुअलाइजेशन नहीं देंगे, आप वो स्पार्क नहीं देंगे, तो ये लड़ाई आगे कैसे लड़ी जाएगी? अब मैं आपको देश की ना तमाम IITs का मैं एक डेटा दूंगा और आपको भी लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। देश में जितनी भी 23 IIT मिलाकर अगर आप देखें, जिसमें 8,856 स्वीकृत सीटें हैं, जिसमें से 4876 यानी 4876 जर्नल्स। उसके बाद आते हैं ओबीसी तो 329, SC 144, ST 21 यानी टोटल 9%। यहां भी 90% कौन है? वाह। अब मैं आता हूं 18 IIM में, यहां 784 स्वीकृत पद हैं, यहां 2 SC हैं, 2 ST हैं, 8 SC और 27 OBC यानी 6%। ये सब मतलब ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी एक थॉट प्रोसेस काम करता है, जो कहा जाता है ना कि वर्तमान दौर के द्रोणाचार्य वो अंगूठा नहीं काटते, वो नंबर काटते हैं, और इसका कोई प्रमाण नहीं है। बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये हो रहा है। बहुत मतलब ये बड़ा एक उस माइंडसेट से चलता है ना। मैं गांव में देखता हूं कि जैसे किसी SC समाज की शादी है तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, आप जाएंगे, आप पैसे देंगे, उपहार देंगे, पर आप खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि हम तो सिर्फ इन्हें दे सकते हैं, हम इनका कुछ कैसे खा सकते हैं। और ये डीप डाउन आपकी नसों में भरा हुआ, रिजर्वेशन नसों में है। जब जब हिंदू राष्ट्र की बात आएगी तब तब जातिवाद की बात आएगी, और तब तब महिलाओं के खिलाफ जो समाज रन होता है उसकी बात आएगी। हिंदू 2000 साल से आप कह रहे हैं बहुत बड़े इस देश को चला रहे थे संविधान से पहले मनुस्मृति के आधार पर, तो फिर लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी अंबेडकर और फुले के आने के बाद क्यों मिली? आप तो बहुत बड़ी और विकसित सभ्यता थे ना, 5000 साल तो आपकी सभ्यता में लड़कियां पढ़ती नहीं थी, स्कूल नहीं जाती थी, वोट डालने का राइट्स नहीं था महिलाओं को, गाड़ी चलाने के राइट्स नहीं थे, जो बहुत छोटी सी बात। पहिए का विकास किसी महिला ने क्यों नहीं किया? अंबेडकर को ही संविधान क्यों लिखना पड़ा? कोई महिला उस समय मौजूद क्यों नहीं थी? क्योंकि पूरे 2000-3000 साल आपने रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं। रानी लक्ष्मीबाई एक ही एग्जाम्पल क्यों है? वो भी तब जब उनके पति मर गए तो उन्हें मजबूरी में लड़ना पड़ा। आप जौहर कराते थे, आप महिलाओं से कह देते थे कि अगर राजा हार गया है तो आप जल के मर जाओ। क्या पता कोई रानी राजा से अच्छा लड़ती और जीत जाती। इस चीज की कल्पना आपने क्यों नहीं की? यानी जब जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब तब कुछ बेसिक अपर कास्ट पूरे समाज को रन करेंगी, और जिसमें सबसे ज्यादा शोषण होगा इस देश में महिलाओं का। ये बात पता नहीं महिलाओं को क्यों समझ में नहीं आती है। उनको प्रॉपर्टी में राइट्स तब मिले जब अंबेडकर ने संविधान लिखा, उन्हें नौकरी करने का अधिकार तब मिला जब अंबेडकर ने संविधान लिखा, उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार तब मिला जब अंबेडकर ने संविधान लिखा। उससे पहले का हिंदू राष्ट्र ये सब अधिकार महिलाओं को क्यों नहीं दे पाया? आप प्रोग्रेसिव नहीं थे, इसलिए आप आउटडेटेड हैं। या तो आप समाज की धारा के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करिए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो नया सिस्टम है उस देश को चलाएगा। देश में 4 शंकराचार्य हैं हिंदू राष्ट्र में, कितने OBC SC ST हैं? तो आप वहां पे भी लाइए ना रिजर्वेशन। जब चारों शंकराचार्य में से एक जनरल हो, एक OBC, एक SC और एक ST हो, तो मैं मान लूंगा इक्वलिटी आ गई है। आप कह रहे हैं 70 साल का रिजर्वेशन है, आपका 5000 साल का रिजर्वेशन है कि सारे शंकराचार्य सवर्ण होंगे। आप 5 साल के लिए 50 साल छोड़ दीजिए, कोई भी सवर्ण नहीं बनेगा, सब OBC SC ST माइनॉरिटी बनेंगे। आप छोड़ सकते हैं, तो फिर ये समाज क्यों छोड़ दे? बहुत अच्छी आप बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है आपको बस बोलते रहना चाहिए, लेकिन आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक सवाल तो उत्तर प्रदेश पे मैं ज़रूर पूछूंगी, उत्तर प्रदेश चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं सीढ़ी जाती है 2029 तक की। आप तो राघव त्रिवेदी हैं,
आप क्यों इतनी परवाह करते हैं आरक्षण की? आप तो संघ के स्कूलों में पढ़े, आपने मुझे बताया। ये सब कुछ कहाँ हुआ, कब हुआ? मैं तो ऐसे लोगों को जानती हूँ जो खासकर अपर कास्ट बैकग्राउंड के लोग हैं, जो ये दलीलें तो दूर की बात है, इस पूरी दलीलों का जो पूरा एक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसको भी नहीं समझते हैं। मुझे लगता है ना, जब तक आप एक इको चैम्बर में रहते हैं ना, तब तक आपकी सोच उससे बाहर विकसित नहीं हो पाती है। मैं गांधी से नफरत करता था, मुझे लगता था इस देश में विभाजन के गुनहगार गांधी हैं। अंबेडकर से नफरत करता था, लगता था कि जो रिजर्वेशन है वो एक तरीके का शोषण है। लेकिन मुझे इतिहास पता ही नहीं था। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप किसी भी चीज़ का वो अर्थ नहीं जान सकते जिसके लिए वो शुरू की गई। और पढ़ने में भी सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जिस आदमी को पढ़ रहा हूँ वो किस अप्रोच से काम कर रहा था, क्या वो किसी एक तरफ झुका हुआ था। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में मैम अगर बात करें ना, एक बहुत बड़ी आबादी है जो ओबीसी समाज की है, जिसमें यादव हैं, कुर्मी हैं। ये वो समाज है जो मिनिमम लेवल पर प्रिविलेज है, जिसका बच्चा शायद पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश छोड़ के दिल्ली के किसी स्कूल में, बैंगलोर में, मुंबई जा पा रहा है, जिसको पढ़ाई की वैल्यू समझ में आ रही है। तो उस समाज में इस बात के लिए कंसेंट है कि जो हमने झेला वो आगे की पीढ़ी ना झेले। अखिलेश यादव सीएम रहे, उससे बड़ी पोस्ट तो किसी प्रदेश में नहीं होती है। उनके जाने पर अगर मंदिर धुलवाया जा सकता है, तो आप सोचिए जो एकदम अनप्रिविलेज्ड ओबीसी है, वो मंदिर जाने से पहले क्या सोचता होगा। मंदिर रिलीजियस इकोनॉमी का सेंटर है। 9 लाख करोड़ रुपए है इन इकोनॉमिक मंदिर में। 4000 टन सोना है। इस पूरी इकोनॉमी पर किसका आधिपत्य है? उन्हीं 15%, 10% लोगों का। मैं तो और कम कहूंगा, क्योंकि केवल पंडित जी लोगों का ही। मैं ब्राह्मण हूं, ये मेरा प्रिविलेज नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि मैं सोच के ब्राह्मण नहीं पैदा हो सकता। लेकिन मैं माफी जरूर मांग सकता हूं उन गलतियों के लिए जो हमारे पुरखों ने की है, क्योंकि रिजर्वेशन एक इक्वालिटी लाएगा बहुत लंबे समय बाद। लेकिन जो हेट है हम दोनों के बीच में, क्या वो रिजर्वेशन से खत्म हो जाएगी? मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे समाज के लोगों ने ऐसा किया, तो मुझे फ्रंट लाइन पे जाके माफी मांगनी चाहिए, ताकि वो जो हेट है ना वो कम हो। हेट कम होगा, इक्वालिटी अपने आप बढ़ेगी। रिजर्वेशन एक बहुत ही पॉलिटिकल प्रोसेस है, इकोनॉमिक प्रोसेस है, सामाजिक प्रोसेस है, लेकिन जो आपसी सद्भाव है, अमेरिका में मांगी ना गोरे लोगों ने काले लोगों से माफी, घुटने पे बैठ। तो वो हेट कैसे खत्म होगा? हम नहीं माफी मांगेंगे तो कौन मांगेगा? लिखा हमने ना, हमारे लोगों ने लिखा ना कि मंदिर में कौन जाएगा। संस्कृत आपने बनाई, आपने कहा विश्व की सबसे एलीट भाषा है, और पढ़ने का अधिकार बस आपने अपने पास रखा, विलुप्त हो गई इसीलिए ना। किसी भी चीज को जब आप 10% लोगों तक, 5% लोगों तक समेट देंगे, तो उसके खत्म होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत प्यारी बात आपने कही है। बिल्कुल आखिरी बात, बिल्कुल, कि चुनाव पर कोई नतीजा आप देख रहे हैं, कोई इम्प्लीकेशन इसका होगा? जो भी जंतर मंतर पर हमने देखा, अभी तो झारखंड तक भी उसकी बात फैल रही है। देखिए, बहुत यूथ है यूपी में, लगभग 4.9 करोड़ स्टूडेंट हैं। 59,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सालों तक युवा बैठे रहे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्टूडेंट से कम्युनिकेशन बहुत कम है। ये चीज़ आप देखेंगे कंपैरेटिव टू अदर स्टेट, तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसका कारण मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ शायद हमेशा इसी टेम्परामेंट में रहते हैं कि हमको इन्हें टाइट करके रखना है। कौन से लोग इसका नाम नहीं लेते हैं कि कोई भी रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा। सोचिए, मुख्यमंत्री स्तर का आदमी जिसके हाथ में पूरा राज्य है, वो सड़क पर कौन क्या कर रहा है इसकी चिंता कर रहा है, तो पॉलिसी कौन बना रहा होगा? इस काम के लिए तो हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी नियुक्त कर सकते हैं ना। तो ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। यानी आप उस पद को, उस गरिमा को डिमीन कर रहे हैं। एजुकेशन बजट पर काम होना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं यूपी को एआई हब बनाऊंगा। आज से 2-3 साल पहले 2021-23 में एक प्रोजेक्ट चला था। उस प्रोजेक्ट का पता ही नहीं है वो कहाँ पर है, कोई अनुमान ही नहीं है। आपने अयोध्या में 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए अयोध्या को कॉरिडोर बनाने और एक बहुत बड़ा हब बनाने में, और आप वहीं से हार गए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन बजट है आपका 1,06,000 करोड़ और अयोध्या में आप खर्च कर रहे हैं 80,000 करोड़। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? आप चुन नहीं पा रहे हैं कि आपको किस चीज पर खर्च करना है। 16% था 2014-15-16 में, वो घटकर आ गया 12.8। तो ये पैसा जा कहां रहा है? किस चीज पर खर्च हो रहा है? आप अपने प्रचार पर पैसा खर्च कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा महंगे आप पड़ रहे हैं देश को। सही, बिल्कुल। लेकिन आखिरी बात तो सभी जो लब्बे लुबाब, जिसे उर्दू का शब्द है, वो यही है
कि आप कहते रहिए तमाम बातें 2-4 लाख लोगों तक पहुंच जाएंगी, लोग सुन लेंगे और सुन के बाद सोचेंगे नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अब्दुल को टाइट किया हुआ है, जो आतंकवाद पर नियंत्रण कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि अगर इनके मुकाबले दूसरे कौन लोग आएंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे। अखिलेश यादव तो वो तो कहते हैं मुसलमानों की सरकार है। तो इन लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आदित्यनाथ को वापस लाया जाए। मुझे लगता है ना, ये बहुत ज़्यादा समय तक ये सारी चीज़ें काम करेंगी नहीं कर रही हैं। लोग कहेंगे कि सीवी दिखाओ, आप प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका सीवी कहाँ है? ये जनरेशन कॉर्पोरेट माइंडसेट से काम करती है, आपकी क्वालिफिकेशन जानना चाहती है, ये जानना चाहती है कि आपने पहले क्या किया है, ये आपके पास्ट में, आपके फ्यूचर में, आपके प्रेजेंट में, तीनों में इंटरेस्टेड है, ये सब कुछ जज कर रही है। तो इसको पता चलेगा ना कि योगी जी के सीवी में क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं। उनके ऊपर 4 मुकदमे थे, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले वो हटवाए, तो ये अचीवमेंट नहीं हो सकती। आपने क्या विजनरी दिया है इस देश को, इस प्रदेश के लिए आपने क्या ऐसा सोचा है जो यूनिक था, तो वो तो नहीं दिखाई देगा सिर्फ भगवा कपड़े पहन लेने से और एक आइडेंटिटी कैरी कर लेने से। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को सैलरी हमने क्यों दी थी इस देश को चलाने के लिए? वो महीने में 4 दिन तो मंदिर विजिट करते हैं, वो मंदिर जाते हैं तो उनके पीछे पूरा सरकारी तंत्र मंदिर जाता है, उस तंत्र के पीछे पूरा मीडिया मंदिर जाता है। मैं प्रधानमंत्री को पूजा करते हुए देख रहा हूं जिसकी सैलरी मैंने उन्हें दी ही नहीं। ये आपका व्यक्तिगत काम है ना, आप करिए बंद कमरे के अंदर। आप मुझे क्यों दिन भर आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं आपको पूजा करते हुए नहीं देखना चाहता, मैं आपको काम करते हुए देखना चाहता हूं, वो आप नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघव, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और उम्मीद है कि आपके जैसे 1 2 4 नहीं, बहुत सारे लोग मास कम्युनिकेट करें, लोगों तक जाएं। और पहली बात तो देखिए, मुख्यधारा की मीडिया की पहले ही हार हो चुकी है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपके जैसे और लोग आएँ जो साधारण तरीके से, साधारण आंकड़े और बहुत ही बुनियादी, ऐसा लगता है कि आपने बहुत क्रांतिकारी बातें कही हैं, लेकिन बिल्कुल बुनियादी बात है। अगर आप देखें, इतनी बुनियादी बात हमारे लोगों तक, हमारे दर्शकों तक, उसके बाद हमारे वोटर्स तक पहुँच पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का भी शुक्रिया।